नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम कार्बन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कार्बन के जो अपर रूप एलोट्रोपर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और विशेषकर क्रिस्टलीय अपर रूपों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन किस प्रकार का तत्व है, धातु है, अधातु है या उपधातु। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कार्बन क्या होती है, एक अधातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और प्रतीक हम किससे लिखते हैं, सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि कंपाउंड या यौगिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। जिसमें कार्बन पाया जाता है उनको कार्बनिक मानते हो, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन आता है जैव शक्ति सिद्धांत, जो बर्जीलियस ने दिया था, विट्लफोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत क्या बोलता है कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पुटअप बनता है कि सर्वप्रथम कौन से कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था। और आप सभी जानते हो यूरिया निर्माण किसने किया था, वोहलन ने किया था। और किससे किया था, अमोनियम साइनाइड से। तो ये सब बातें हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कार्बन। क्या लिखा मैंने, कार्बन। तो पहला पॉइंट, कार्बन एक क्या है, अधातु है, नॉन मेटल। कार्बन क्या होती है, अधातु होती है। और ये आप सब जानते हो कि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और प्रतीक किससे लिखा जाता है, सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें जैव शक्ति सिद्धांत, विट्लफोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत, पहली बात तो क्लियर ही होनी चाहिए कि जैव शक्ति सिद्धांत, जो जैव शक्ति सिद्धांत है वो दिया किसने था, बर्जीलियस ने दिया था। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे। और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। क्लियर, पहला पॉइंट। अब देखो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जैव शक्ति मतलब पेड़ पौधे, जैव शक्ति इन्हीं को मानते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, इन्हीं के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार तो क्या लिखेंगे कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का आधार होता है या उत्तरदायी होता है, कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम बात करें तो पहले ये माना जाता था जो कार्बनिक पदार्थ है वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। बाद में इनको प्रयोगशाला में भी संश्लेषण किया गया। एक वैज्ञानिक आया था, क्या था, वोहलन ने सबसे पहले कौन से कार्बनिक पदार्थ, यूरिया का संश्लेषण, किसका, यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला लैब के अंदर किया था। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है और यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है। जब तो मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसका। अब देखो अब आगे बात करें हम तो कार्बन चल रहा अपना। अब यहाँ कि 1828 ईस्वी में
वहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में 1828 में वहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया, तो आंसर क्या होगा, यूरिया होगा। अब देखो यूरिया का निर्माण उन्होंने किस कंपाउंड से किया था, अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड की सहायता से, किससे, अमोनियम साइनाइड से उन्होंने किसका निर्माण किया था, यूरिया का संश्लेषण या निर्माण किया था। अब अमोनियम साइनाइड को उन्होंने किससे प्राप्त किया था, आपके देखो इसको मैं समझ, अमोनियम साइनाइड के लिए हम समझते हैं यहाँ पे अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट। अभी को यहाँ से समझना कि NH4, कुछ कन्फ्यूजन होती है, चीज़ क्लियर कर लेना कि एक तो होता है अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला तो होता है आपका NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, और हम लिख रहे हैं अमोनियम। अमोनियम का मतलब होता है NH4 प्लस होता है, और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट, मतलब SO4 2 माइनस। तो वैलेंसी एक दूसरे के क्रॉस में लिखी जाती है, तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट की क्रिया के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, और ये क्लियर कर लेना CNO, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेट। क्या बोलते हैं, CN तो साइनाइड होता है, CNO साइनेट कहा जाता है। क्लियर होनी चाहिए, बताए CNO माइनस क्या होता है, साइनेट। क्रिया हुई, तो इसके मैंने कितने लिए यहाँ पे 2। रिएक्शन में क्या कंडीशन होगी कि दोनों पोटेशियम इस SO4 के साथ जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, K2SO4। अब देखो अमोनियम भी 2 है और CNO भी 2 है, तो क्या बन जाएगा आपका 2NH4 CNO प्लस K2SO4। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड आपस में क्रिया करके क्या बनाया, अमोनियम साइनाइड। फॉर्मूला होना चाहिए अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, NH4 CNO। अब क्या किया, इस NH4 CNO को उन्होंने गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, तो इसका पुनर्विन्यास हुआ, और पुनर्विन्यास के द्वारा यूरिया का संश्लेषण हुआ। यूरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको कमेंट में पूछा था, जब बीच में आएगा CO, दोनों तरफ आता है NH2, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूरिया का सूत्र, तो बिल्कुल याद होना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, H2N, चाहो तो CO साथ में, जो CO NH2, एक ही बात है। ये किसका फॉर्मूला होगा, ये आपका यूरिया का। और ये अमोनियम साइनाइड। तो फिर से रिपीट कर दूं कि अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके अमोनियम साइनाइड बनाया, और अमोनियम साइनाइड को जब हमने गर्म किया तो किसका निर्माण हुआ, यूरिया का। क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण कहाँ किया गया, प्रयोगशाला में, तो वो कौन सा था, यूरिया था। किसने किया, वहलर ने किया। कौन से पदार्थ से किया, अमोनियम साइनाइड से। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनियम का NH4 प्लस। क्लियर है। अब यहाँ पर काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी प्रतिशत होती है।
यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? तो हमने अपने पिछली वाली क्लासों में बात की थी कि अगर किसी भी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो तत्व का द्रव्यमान तो आ जाएगा ऊपर और यौगिक का कुल द्रव्यमान आ जाएगा नीचे। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 46 होती है। बिल्कुल लिख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूरिया में नाइट्रोजन, क्या लिखा है? यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, 46% होता है। क्लियर है? उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद तो पहला कार्बनिक यौगिक तो कौन सा हो गया? यूरिया। उसके बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने, किसने? कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था लैब के अंदर, प्रयोगशाला में। और बेथे नामक वैज्ञानिक था, उसने मेथेन का संश्लेषण किया। तो ये ना लिख दे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोल्बे ने एसिटिक अम्ल, कोल्बे ने किसका संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया और एक क्या नाम लिखा मैंने? बेथे। ये बेथलोट बोल देते इसको। बेथलोट ने मेथेन का मतलब हो गया CH4 का संश्लेषण किया। तो ये दो चीज़ें आपको और याद करनी है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? 46% होती है। इसके अलावा कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में किसका संश्लेषण किया था? एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था। बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने किसका संश्लेषण किया था? मेथेन का संश्लेषण किया था। इसके बाद देखो कुछ बातें हम और बात कर लेते हैं कि जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में जो कार्बन होती है वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? CO2 के रूप में होती है नॉर्मल वायुमंडल में जो कार्बन, और वो लगभग 0.03% होती है। तो क्वेश्चन को यहाँ समझने की कोशिश करना कि वायुमंडल में क्या लिखा है? वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.03%। वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.03%। और लगभग वो CO2 के रूप में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब उसी प्रकार से भूपटल पर जो कार्बन होता है, जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, उसके यौगिक खनिज लवणों के रूप में पाया जाता है जिसकी मात्रा 0.02% होती है। और यही अपने से क्वेश्चन में गलती होने की संभावना हो जाती है कि भूपटल पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा, भूपटल पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.02% होती है, 0.02%। और ये मात्रा भी खनिज लवणों के रूप में भूपटल पर पाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कार्बन के यौगिक है वो सभी जगह पाया जाता है, क्योंकि कार्बन में एक संकलीकरण का गुण पाया जाता है। यह एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण बताइए। जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, कार्बन की मुखी प्रकृति का कारण। देखो, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण, आप देखते हो कि कार्बन के यौगिक हर जगह पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा बहुत कम है लेकिन इसके यौगिक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण क्या है? पहला गुण तो होता है कि कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, कैटेशन। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के पास पांचवा। तो ये बात होनी चाहिए कि कार्बन में कौन सा गुण? संकलन, या जिसको आप बोलते हैं संकलीकरण, क्या बोलते हैं? संकलन का गुण पाया जाता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण एक तो क्या हो जाता है? कार्बन में संकलन। संकलन का मतलब यहाँ से समझो कि एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तो इस प्रकार से कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं संकलन। दूसरा, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन चतुस्संयोजी होता है। एक बार में एक साथ कितने बंध बना सकता है? 4 बना सकता है। कितने? 4। तो कार्बन क्या होता है?
चतुसंयोजी। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 कार्बन क्या होता है? चतुसंयोजी होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज़ हो रही है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के जब से हमने परमाणु तत्व वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, फिर भी बात कर दूँ कि यहाँ इस टॉपिक को हम इतना से यहाँ समझते हैं कि अलग से कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझना। एक तो नॉर्मली वो लिखता है कि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। पहले में कितने लिखे जाते हैं? 2, दूसरे में 6 बच गए वो 4। तो एक तो आपको याद करना, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना तो हम लिखते 2 और 4, जो आपकी 9th की बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या करना? 2 और 4। अब या तो वो इस फॉर्मेट में बचेगा क्योंकि तो पहले कोर्स में 2 आ गए और दूसरे कोर्स में 4, भारी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो क्लियर होना चाहिए कार्बन के भारी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। दूसरा जो कक्षक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका तरीका ये होता है 1s2 2s2 2p2। क्या लिखा है? 1s2 2s2 2p2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कार्बन का। अब यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि जो 1s2 होता है वो किसका विन्यास होता है? हीलियम का होता है। हीलियम का जो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण भरे होते हैं। तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से मिल सकते हो, हीलियम 2s2 2p2। उम्मीद है यहाँ कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। इसके बाद कार्बन के अपरूप। पहले अपरूप किसे कहते हैं? कि किसी तत्व के वे रूप जिनके रासायनिक गुण तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, वो अपरूप कहलाते हैं। और कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लिन की बात करेंगे और अक्रिस्टलीय अपरूप में कास्ट कोयला, कोक, चारकोल और ब्लैक कार्बन या ब्लैक काजल जिसको आप बोलते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जो बातें हमने लिखी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर आप याद कर लेना कि एक तो यूरिया का, वो तो आप समझ गए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। CO दोनों तरफ क्या आ जाएगा? NH2। ठीक है। इसके अलावा यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46% नाइट्रोजन यूरिया के अंदर पाई जाती है। वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.03% होगी। और भूपटल पर जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.02% होती है। क्लास 10th की जो कार्बन वाला चैप्टर है अपना, उसकी NCERT बुक में बिल्कुल पहले पेज पर आपको ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस प्रकार से आपको आंसर देना, इसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का क्या कारण है। तो एक तो याद होना चाहिए संकलन, दूसरा चतुसंयोजी। चतुसंयोजी में मैंने पहले फिर से समझा दूँ कि इसका मतलब होता है कि एक कार्बन है वो कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन के अपरूप की। अपरूप किसे कहते हैं और कौन कौन से अपरूप पाए जाते हैं? जो अपरूप वाले क्वेश्चन है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लिन। जब कार्बन वाला टॉपिक अगर अपने सिलेबस में है तो हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिन के बारे में जरूर क्वेश्चन पुटअप होता है और किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मली चीज़ें आप जानते हो, कुछ अलग ही जो महत्वपूर्ण बातें उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपरूप की, कि कार्बन के अपरूप एलोट्रोपस बोलते हैं जिसको हम। सबसे पहले पता हमें ये बताना चाहिए अपरूप क्या होता है, कि एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण, क्योंकि तत्व एक है तो परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु क्रमांक समान होगा तो रासायनिक होंगे। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उन्हें अपरूप कहते हैं। लिख देता हूं कि एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन
भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। क्या लिखा है? एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरूप कहते हैं। अब कार्बन के अगर अपरूप को हम समझना चाहें तो कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा हम बात करें तो अक्रिस्टलीय अपरूप। एक तो मैंने लिखा क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन जाएगा कि सर क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप में अंतर क्या होता है। अगर किसी भी तत्व का क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप है तो सीधी सी बात याद होनी चाहिए कि जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, उनका आकार है, उनकी संरचना है वो निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उनकी कोई आकार आकृति नहीं होती है। जैसे आप हीरे की बर्तन की, हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फल की होती है। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की है। ग्रेफाइट की षटकोणीय परतनुमा होती है और फुल्लीन की होती है, फुटबॉल गुंबद के समान होती है। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप अपने जैसे कोयला है, कोक है, चारकोल, इनकी संरचना या स्ट्रक्चर ज्यामिति के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो सीधी सी बात है कि क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या याद रखना था, क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब जिसकी ज्यामिति निश्चित हो, जिसकी ज्यामिति निश्चित हो वो तो हो जाएगा क्रिस्टलीय अपरूप, और जिसकी ज्यामिति अनिश्चित हो वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप। अब क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो कार्बन की सीधी बात आप सभी जानते हो, कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। पहला आपका आता है हीरा जिसको आप डायमंड बोलते हो, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुल्लीन। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लीन। और कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 4 की बात करते हैं। पहला आता है आपका कास्ट कोयला, कास्ट कोयला का मतलब लकड़ी से प्राप्त कोयला, कास्ट कोयला। दूसरा हम लिखते हैं कोक, तीसरा मैंने लिख दिया चारकोल, और चौथा ब्लैक कार्बन जिसको आप कार्बन चूर्ण या काजल कहते हो। क्या कहते हो, काजल कहते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लीन। क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो कास्ट कोयला, कोक, चारकोल, ब्लैक कार्बन या काजल। अब देखो यहाँ से इस टॉपिक को हम कुछ बातें करते हैं विशेष है कि देखो एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप जानते हो, एक क्वेश्चन इस क्रिस्टलीय अपरूप के लिए पूछा जाता है कि कार्बन के तीनों अपरूप में ऊष्मागतिकी रूप से, ऊष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप कौन सा होता है। ऊष्मागतिकी रूप से यह तीनों रूप में कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हम किसको मानते हैं। इसके अलावा जैसे कास्ट कोयला है, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कास्ट कोयले को 4 कैटेगरी में, नंबर 1 पिट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन और चौथा एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन आता है भोरा कोयला किसको कहते हैं, मुलायम कोयला किसे कहते हैं, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इनके लिए तो जितना बोले उतना कम है कार्बन के। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। कल की जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप है सबके बारे में डिटेल से अलग से पढ़ेंगे, जिससे अपना कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो आज की क्लास हम ही समाप्त करते हैं। कल की जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप,
की बात करेंगे, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लिन की जितनी भी बातें होंगी कंसेप्टली उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।